Today, I can confirm that North Korean troops have been sent to Russia and that North Korean military units have been deployed to the Kursk region. The deployment of North Korean troops represents one, a significant escalation in the DPRK's ongoing involvement in Russia's illegal war. Two, yet another breach of UN Security Council resolutions. And three, a dangerous expansion of Russia's war. अभी आप सुन रहे थे नेटो के मुखिया मार्क रूटा को, जो बता रहे थे कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस पहुंच चुके हैं। इनका जंग में शामिल होना यूक्रेन की जंग को और भड़का सकता है। नॉर्थ कोरिया पर सैनिक भेजने के आरोप कई हफ्तों से लग रहे थे। यूक्रेन ये कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक कुर्स्क में लड़ रहे हैं। कुर्स्क रूस के पश्चिम में बसा एक प्रांत है। यूक्रेन की सेना अगस्त 2024 से वहां ऑपरेशन चला रही है। रूस उनको अभी तक नहीं निकाल पाया है। शुरुआत में यूक्रेन के इन दावों को किसी ने ज्यादा हवा नहीं दी, मगर अब हवा पलट गई है। नेटो, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, अमेरिका और यूक्रेन के दूसरे सहयोगी दावे की पुष्टि कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि लगभग 10,000 सैनिक रूस की मदद के लिए पहुंचे हैं। अब तक ना तो रूस और ना ही नॉर्थ कोरिया ने इस बात को सीधे कबूला है, लेकिन 24 अक्टूबर को पुतिन ने संकेत दिया कि हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। पुतिन जून 2024 में हुए एक सुरक्षा समझौते का उदाहरण दे रहे थे, जिसके मुताबिक युद्ध की स्थिति में दूसरा देश मदद के लिए आ सकता है। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की तैनाती ने पूरे पश्चिम को चिंता में डाल दिया है। अमेरिका ने कहा है कि अगर यह सच है तो अब यूक्रेन को अमेरिकी हथियार इस्तेमाल करने की खुली छूट दी जाएगी। तो आज हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिक रूस में क्यों भेजे और इस खबर ने पश्चिमी देशों की चिंता क्यों बढ़ा दी है। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Haier, ITIL and Sensorant K. Who got a fever? Sonido Inmersivo. Conectado. सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। नॉर्थ कोरिया का आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया DPRK है। नॉर्थ कोरिया ईस्ट एशिया में पड़ता है। रूस के साथ करीबन 17 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। रूस और नॉर्थ कोरिया के संबंध कैसे रहे हैं, एक नज़र देखिए। साल 1904 नॉर्थ और साउथ कोरिया एक ही थे। पूरा इलाका कोरियन पेनिनसुला या कोरियाई द्वीप के नाम से जाना जाता था। पेनिनसुला ऐसे ज़मीनी इलाके को कहते हैं जिसका 3 हिस्सा पानी से घिरा हो। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी 2 का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। 1945 तक यहाँ जापान का कब्जा था। दूसरे विश्व युद्ध में उस पर परमाणु बम गिराए गए, उसे सरेंडर कर दिया। विजेता देशों ने कोरिया पर कब्जा कर लिया। 15 अगस्त 1948 को कोरियाई द्वीप के साउथ तरफ रहने वाले लोगों ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया की नींव रखी। यह आगे चलकर साउथ कोरिया कहलाया। 9 सितंबर 1948 को नॉर्थ में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया की स्थापना की गई। इसे हम नॉर्थ कोरिया के नाम से जानते हैं। 1950 में दोनों देशों के बीच जंग हुई। नॉर्थ कोरिया की तरफ से सोवियत संघ लड़ा और साउथ कोरिया की मदद अमेरिका ने की। तब से अमेरिका साउथ कोरिया की हर मदद के लिए आगे रहता है। नॉर्थ कोरिया की सरकार कम्युनिस्ट थी। उन्हें सोवियत संघ का साथ मिला। 1961 में दोनों के बीच मित्रता संधि हुई। सोवियत संघ ने हमले की स्थिति में सुरक्षा का भरोसा दिया। फिर 1980 के दशक में सोवियत संघ ने निजाम बदला, साथ में नियत भी। मिखाइल गोर्बाचोव ने कोल्ड वॉर खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाए। पश्चिमी देशों के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश की। 1990 में साउथ कोरिया को मान्यता दे दी। उससे पहले तक सोवियत संघ नॉर्थ कोरिया को एकीकृत कोरिया का हकदार मानता था। 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया। उसकी विरासत रूस के पास आई। 1995 में रूस ने 1961 वाली मित्रता संधि भी तोड़ दी। इससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई। फिर साल 2000 में व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने। उसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हुए। कैसे? पॉइंट्स में समझिए। रूस के राष्ट्रपति बनने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया। ऐसा करने वाले पहले रूसी नेता बने। नए सिरे से मित्रता संधि की। दोनों नेताओं ने सैन्य समझौतों पर दस्तखत भी किए। 2014 में पुतिन ने नॉर्थ कोरिया पर बकाए कर्ज का 90% हिस्सा माफ कर दिया। ये कर्ज सोवियत यूनियन के जमाने में लिया गया था। 2019 में किम जोंग उन ने रूस की यात्रा की, कई समझौते किए। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब भी रूस को नॉर्थ कोरिया का समर्थन मिला। जुलाई 2023 रूस के तत्कालीन रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया। उस समय किम ने उन्हें अपने यहाँ की बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई थी। सितंबर 2023 में किम ने रूस की यात्रा की। इस यात्रा में दोनों देशों ने सैन्य समझौता किया। नवंबर 2023
नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला स्पाई सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा, आरोप लगे कि रूस ने इसमें मदद की है। जनवरी 2024 नॉर्थ कोरिया पर आरोप लगे कि वो रूस को कम दूरी की मिसाइल सप्लाई कर रहा है, जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ करता पाया गया। 28 मार्च 2024 यूएन में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव ये कि नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर फैसिलिटी और मिसाइल प्रोग्राम पर निगरानी के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी को नए ढंग से बनाया जाए। इस प्रस्ताव पर उसने वीटो कर दिया। फिर 18 जून को पुतिन नॉर्थ कोरिया की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे। इसी यात्रा में दोनों देशों के बीच एक ऐसा सैन्य समझौता हुआ जिसकी वजह से आज बवाल मचा हुआ है। क्या था यह समझौता? इसे नॉर्थ कोरियन रशियन ट्रीटी ऑन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नाम से जाना जाता है। इस समझौते में व्यापार, निवेश और सुरक्षा सहयोग शामिल थे। इस समझौते में कुल 23 आर्टिकल शामिल किए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में इसका आर्टिकल 3 और 4 है। आर्टिकल 3 कहता है अगर दोनों देशों में से भी किसी एक देश पर हमले का खतरा पैदा होता है तो इसके समाधान के लिए दोनों देश बातचीत करेंगे। समझौते का आर्टिकल 4 कहता है कि अगर किसी एक देश पर हमला हो जाए तो दूसरा देश उसे बचाने के लिए अपनी सेना भी उतार सकता है। 24 अक्टूबर को जब पुतिन से पूछा गया कि क्या नॉर्थ कोरिया की सेना मदद के लिए आ रही है, तो उन्होंने न तो इसका खंडन किया और न ही इसे स्वीकार किया, पर इसी समझौते के आर्टिकल 4 का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारा नॉर्थ कोरिया के साथ समझौता है, हमें क्या करना है वो हम अच्छी तरह जानते हैं। Там есть статья 4. И мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать, это уже наше дело. ये तो हुई पुतिन की बात। बाकी देशों का इस पर क्या कहना है? रूस में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी का पहला खुलासा साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी NIS ने किया था। अब साउथ कोरिया के राष्ट्रपति योन सुक योल ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। कहा है कि ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। सुनिए। 러시아와 북한의 불법 군사 야합은 국제사회에 대한 중요한 안보 위협이면서 우리 안보에 위해를 가할 수 있는 엄중한 사안입니다. 또한 우크라이나 전쟁이 3년째 지속되는 가운데 북한이 러시아의 무기 제공을 넘어 파병까지 감행했습니다. 모든 가능성을 철저히 점검해서 대책을 마련해야 합니다. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया के तकरीबन 12,000 सैनिक रूस में ट्रेनिंग ले रहे हैं। North Korean soldiers and officers, they have both. They have both already on Russian territory. And they will use it both. They will use it on our territory. 3,000 already on the territory of Russia. 3,000 of North Korean soldiers. We think the information from our intelligence, we think that they will have 12,000. This soon. I mean soon. It's not about years or months. It's soon. इस मौके पर शिकायत करते हुए यूक्रेन ने एक बार फिर लंबी दूरी के हथियारों की इजाजत की मांग शुरू कर दी है। दरअसल यूक्रेन लंबे समय से ये मांग कर रहा था कि उसे ऐसे हथियार इस्तेमाल करने हैं जो रूस की सीमा के अंदर तक मार सकें, लेकिन अमेरिका इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। रूस ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। कहा था कि अगर यूक्रेन ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो हम इसका करारा जवाब देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की तैनाती बहुत खतरनाक कदम है। What about North Korea? 10,000 troops now? Yeah. And you got, it's very dangerous, and the idea that Kamala's opponent is talking to Putin and discussing what should be done, I mean, anyway. नेटो के मुखिया मार्क रूटा ने कहा कि ये कदम पुतिन की हताशा दिखाता है। But the deployment of North Korean troops to Kursk is also a sign of Putin's growing desperation. Over 600,000 Russian soldiers have been killed or wounded in Putin's war, and he is unable to sustain his assault on Ukraine without foreign support. रूस का इस पर क्या कहना है? जैसा कि हमने पहले बताया, वो सैनिकों की तैनाती से इनकार नहीं कर रहा, वो दोनों देशों के बीच हुए सुरक्षा समझौते का हवाला दे रहा है। यही बात रूस के विदेश मंत्री ने भी दोहराई। सुनिए। отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой, то мы уже не раз говорили, что договор не является секретным, он является открытым, весь текст опубликован, и он ни в коей мере не нарушает никакие положения международного права, потому что предполагает, среди прочего, оказание содействия друг другу в случае, если на одну из стран
участниц договора будет совершено военное нападение. नॉर्थ कोरिया ने क्या कहा? सभी आरोपों को झूठा बताया। अब समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया की सेना कितनी ताकतवर है। दुनिया के ऐसे चुनिंदा देश में नॉर्थ कोरिया शामिल है जहां के समाज में सेना का बहुत दखल रहता है। 17 से 30 साल के सभी पुरुषों को 3 से 12 साल तक सेना में सेवा देनी होती है। उसके पास करीबन 13 लाख एक्टिव सैनिक हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया के उन 9 देशों में शामिल है जिनके पास परमाणु बम है। लगभग 7000 टैंक और 72 बंद गाड़ियां हैं, करीबन 100 फाइटर जेट, 80 लाइट बॉम्बर और 200 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 70 सबमरीन हैं। उनके पास नई तकनीकी बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं। साल 2010 और 2020 के बीच नॉर्थ कोरिया ने हर साल अपनी कुल जीडीपी का 20 से 30% सेना पर खर्च किया है। अब एक्सपर्ट्स की बारी। हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज के अध्यापक डॉक्टर अमिताभ सिंह से पूछा, रूस को नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या रूस को जंग हारने का डर सता रहा है? देखिए, पहला है कि रूस ने नॉर्थ कोरिया से सोल्जर्स का हेल्प क्यों लिया, सबसे इंपॉर्टेंट है। और उनके पास सोल्जर्स की कमी तो है नहीं। इसमें दोनों का फायदा है। पहला फायदा है कि एक सिंबॉलिकली एक तरह से जो उनका अलायंस हुआ है, जो नेटो की तर्ज पे अलायंस है कि आप पर अटैक, मुझ पर भी अटैक माना जाएगा, उस शर्त पे हम एक दूसरे को सेनाएं भेज पाएंगे, तो उसकी पूर्ति हुई है। यानी फ्यूचर में अगर सेना की जरूरत पड़ी नॉर्थ कोरिया को किसी भी युद्ध में, तो रूस उसको देगा, सेनाओं की मदद, सेना से मदद करेगा। दूसरा, अब तक आप देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया ग्राउंड बैटल में या बैटल वॉरफेयर टेक्निक में टेस्ट नहीं किया है अपने ट्रूप्स को। और जो ये ट्रूप्स भेजे गए हैं 3000 के लगभग जो बताए जा रहे हैं, और बाकी 7000, टोटल 10,000 ट्रूप भेजे हैं, ये एलीट नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स हैं जिनको काफी अच्छे कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए ट्रेन किया गया है। तो वास्तविक युद्ध में इनको उतारा गया है रादर कुर्स्क में, वहां ये बैटल हार्डेंड होंगे। तो जरूरत दोनों की है, और ये सिंबॉलिक भी है कि हम अकेले नहीं है। और ऐसे समय में नॉर्थ कोरिया उसकी मदद कर रहा है जब पूरी दुनिया ने उससे मुंह फेर दिया है, चाहे वो चीन और ईरान भी क्यों ना हो, कोई उनको सैनिकों से मदद नहीं कर रहा है। बाकी सैन्य साजो सामान से मदद कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेज रहे हैं। और इसी तर्ज पे बाद में रूस नॉर्थ कोरिया को भी जरूरत पड़ी तो वो भेज पाएगा। जो उनका अग्रीमेंट, जो उनके जो चार्टर साइन हुआ है या उनकी जो संधि साइन हुई है, उनमें चौथा आर्टिकल 4 यही कहता है कि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी बोथ ऑफ अस कैन सेंड ट्रूप्स टू ईच अदर। रूस और नॉर्थ कोरिया की सैन्य साझेदारी को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या ये यूरोप और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है? देखिए, अगर इसके पीछे जाएं तो रूस यूक्रेन का युद्ध क्यों हुआ था? उसका सीधा कारण था कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बनना चाहता था, या ऐसी आहट थी कि वो सदस्य बन जाएगा। उसी को थ्वॉट करने के लिए या उसी को नहीं पूरा होने के लिए इन्होंने युद्ध कर दिया उसके पहले। और ये भी शर्त रखी है नेटो ने, या नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, कि जब तक युद्ध होता रहेगा नेटो का सदस्य बनना यूक्रेन के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे समय में जब नेटो की सदस्यता को ऑब्जेक्ट कर रहा है रूस, नॉर्थ कोरिया उनको ट्रूप भेजना ये भी दर्शाएगा कि देखिए, अगर वो नेटो के सदस्य नहीं बन सकते हैं तो नॉर्थ कोरिया से ऐसा अग्रीमेंट कैसे कर लिया ट्रूप्स ट्रांसफर का। तो ये एक सीरियस एग्रेवेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जैसा मार्क रट ने भी कहा, नेटो सेक्रेटरी जनरल ने लिया, और अन्य टीकाकार भी बता रहे हैं कि ये वॉर को और एग्रेवेट करेगा। कल को मान लीजिए पोलैंड ट्रूप्स भेजना चाहे यूक्रेन में रूसियों के खिलाफ लड़ने के लिए, तो रूस उसको कैसे लेगा? या चलिए कोई नेटो का सदस्य नहीं, कोई तीसरा देश अगर जो नेटो का सदस्य वो भेजना चाहे तो इसको रूस कैसे लेगा? तो ये स्थिति सचमुच एक डिफिकल्ट है। हालांकि नेटो ये नहीं कह रहा कि हम उसको सदस्य बना के उसको भेजेंगे, लेकिन टेक्निकल टीम भेज सकता है। उनके जिस तरह इजराइल में थार्ड को मैन करने के लिए अमेरिकी सोल्जर्स गए हैं, उसी तरह कोई इसके F-16 के फाइटर पायलट को मैन करने के लिए जा सकता है। हाइपोथेटिकली ये पॉसिबल है। तो उस स्थिति में ये युद्ध को सचमुच इस कदम ने एग्रेवेट कर दिया है। अब ये डिपेंड करता है वेस्ट कैसे रिस्पॉन्ड करती है इस मूव। हमारी दूसरी एक्सपर्ट है मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो डॉक्टर स्वस्ति राव। हमने उनसे पूछा, रूस में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या इससे जंग का दायरा और फैल सकता है?
हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो अभी रिसेंटली इंटेलिजेंस तो बहुत दिनों से आ रही थी कि नॉर्थ कोरिया अच्छा जो सैनिक भेज रहा है ये नया डेवलपमेंट है, मतलब ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड एक नया डेवलपमेंट है। इसके पहले एज फार एज मिलिट्री इक्विपमेंट इज कंसर्न तो ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया से एम्यूनिशन और नॉर्थ कोरिया से मिसाइल्स वगैरह एक बड़ी तादाद में ऑलरेडी जाते रहे हैं। और अब ये नया हमें एक नया जो एंगल आया है अबाउट ट्रूप्स, तो डेफिनेटली इससे इस वॉर का जो पूरा जियो पोलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक फ्लेवर है वो डेफिनेटली बदल जाता है, क्योंकि ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड का मतलब ये है कि जो वेस्टर्न थिएटर है यानी यूरोपियन थिएटर और इंडो पैसिफिक थिएटर जो है वो इंटरलिंक्ड होता है। और कहीं ना कहीं जापान के जो इसके पहले प्राइम मिनिस्टर थे फूमियो किशिदा, जब उन्होंने कहा था इस संदर्भ में कि रूस का जो युद्ध है यूक्रेन में और जो ताइवान स्ट्रेट्स में हो रहा है, असल में ये सिक्योरिटी, ये जो सुरक्षा का नोशन है ये इनडिविजिबल है, मतलब आप इसको डिवाइड करके नहीं देख सकते। उस समय ये एक तरीके का महज एक एनालिटिकल आपको एक स्टेटमेंट लगता था, लेकिन अब इस लाइट में जो नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के द्वारा जो हमें दिख रहा है उससे क्लियर होता है कि द सिक्योरिटी इज एक्चुअली इनडिविजिबल फ्रॉम वेस्ट यानी फ्रॉम यूरोप टू इंडो पैसिफिक थिएटर। तो इससे इसका जियोपॉलिटिकल जो एंगल है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हम ये देखेंगे कि इसके बाद साउथ कोरिया और जापान जैसे जो देश हैं जिनके लिए नॉर्थ कोरिया एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वो अब इस बात पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल। क्या रूस नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को यूक्रेन में उतार सकता है? उस स्थिति में यूक्रेन और उसके सहयोगी देश कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमें असल में देखिए द डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल्स, तो डिटेल्स में उतर के इसको समझना बड़ा जरूरी है। एज फार एज द डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट इज कंसर्न्ड, तो असल में देखिए आप ऐसे देशों के बारे में बात कर रहे हैं जो ओपेक किस्म के डिफेंस एग्रीमेंट्स जिनके जनरली होते हैं, तो पब्लिक रेल में क्या है उससे कहीं ज्यादा चीजें जो होती हैं वो एक तरह से सीक्रेसी में ऑपरेट करती हैं, और जो हमें पब्लिक रेल में दिखता है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखता है। तो आपको ये ध्यान होगा कि इसके पहले जब वेपन्स की बात होती थी, तो चाहे वो ईरान के शाही ड्रोन्स हों, चाहे वो नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स हों, चाहे एम्यूनेशन हो, कई बार इसको ये भी कहा जाता था ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, और बाद में हमें धीरे धीरे ये रिपोर्ट से पता चलता था और बहुत सारे जो वेपन्स के अवशेषों से पता चलता था कि एक्चुअली ये वहां पर हैं, मतलब ये इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये बात जो आपने मुझसे बोली कि कैसे यूज होंगे, देखिए रूल की जहां तक बात है तो हमारे पास इसका कोई टेक्स्ट नहीं है जिसको कि हम रेफर कर सके। हाँ, जहां तक मैं प्रेसिडेंट पुतिन के स्टेटमेंट्स की बात करती हूँ या देखती हूँ, वहां पे उन्होंने हमेशा इस चीज को जस्टिफाई किया है ये कहकर कि अगर यूक्रेन के पीछे नेटो के देश समर्थन कर सकते हैं तो फिर रशिया भी इस बात के लिए ओपन है कि उसके भी जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है वो सपोर्ट करें। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि एक रेटरिक ये भी रहा है कि ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड जो है वो नेटो ने अपने कभी नहीं भेजा है, और ये फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो बराबर कहते जरूर रहे हैं, बट इट इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट दैन अ रियलिटी ऑन द ग्राउंड, कि हम रूल आउट नहीं करते, तो हम लोग उसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि वो एक प्रेशर बनाने की टेक्निक है, ना कि एक जेन्युइन डेवलपमेंट ऑन द ग्राउंड। अब नॉर्थ कोरिया के संदर्भ में देखिए ऐसा है कि अगर आप इंटेलिजेंस की बात करें तो ये अलग अलग जगह से अब ये बार बार इंटेलिजेंस आ रही है कि तकरीबन 10,000 ट्रूप्स को भेजने की बात है, और उसमें से 2600 ट्रूप्स यानी 2,600 ट्रूप्स असल में कुर्स्क रीजन, जहां पे यूक्रेन ने रशिया के अंदर एक ऑफेंसिव लॉन्च किया था अभी गर्मियों के समय में, ऑलमोस्ट आई थिंक जुलाई की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जुलाई अगस्त की बात है, वहां पे उस रशियन टेरिटरी को लिबरेट कराने के लिए नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा एडिशनली 10,000 मतलब की संख्या में जो ट्रूप्स हैं वो वहां पे ट्रेन किए जा रहे हैं भेजने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर इस तरह की चीज आती है तो जो सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्स है वो देखिए समझने वाला ये है कि साउथ कोरिया फिर क्या करता है, क्योंकि साउथ कोरिया ने इसका बहुत कड़ा संज्ञान लिया है। ये भी याद रखें कि अभी तक साउथ कोरिया ने सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है कीव को, अभी तक साउथ कोरिया ने कभी वेपन्स नहीं भेजे। अगर वेपन्स भेजे हैं या सॉरी जो आर्टिलरी शेल्स भेजी हैं, मेनली 155 mm की आर्टिलरी शेल्स भेजी हैं, वो डायरेक्टली नहीं भेजी हैं, वो इनडायरेक्टली भेजी हैं यूएस के द्वारा, क्योंकि यूएस का जो दुनिया में 2 सबसे बड़े स्टॉक पाइल्स हैं जहां वो अपने एम्यूनिशन शेल्स रखता है वो इजराइल में है और साउथ कोरिया में है। तो इस तरह से वो शेल्स यूक्रेन पहुंचे हैं, डायरेक्ट असिस्टेंस कभी नहीं हुई है। लेकिन अगर नॉर्थ कोरियन जो वहां पर ट्रूप्स हैं और अगर उनका एक्शन सामने आता है तो ये कोरियन पेनिनसुला के लिए बहुत बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है, और ऐसे में साउथ कोरिया भी डायरेक्ट मिलिट्री एड यूक्रेन को भेजना शुरू कर देगा। और शुरुआत में उसके बाद सोवियत एरा के इक्विपमेंट भी है, एम्यूनेशन भी है, बहुत कुछ है भेजने के लिए।
सिमिलरली आपको ये भी पता है कि इसके अलावा पहले लेकिन साउथ कोरिया ने क्या किया है, अभी इस पर डिसीजन नहीं लिया है। सबसे पहले साउथ कोरिया ने, हो सकता है वो एक टीम भेजे जिसमें मिलिट्री पर्सोनल और इंटेलिजेंस यूनिट्स जाके ये एनालाइज करें कि जो प्योंगयांग यानी नॉर्थ कोरिया के वॉरफेयर टैक्टिक्स हैं या जो पार्टिसिपेशन है वो एग्जैक्टली किस तरह से प्ले आउट कर रहा है, और उसी के प्रपोर्शन में वो अपना रिस्पॉन्स भी डाले। क्योंकि ये असंभव है कि नॉर्थ कोरिया और चाइना और रशिया और ईरान का जिस तरह से आपको एक इमर्जिंग एक्सेस निकलता दिखता है यूरोप के संदर्भ में, उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है इंडो पैसिफिक पर भी और डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है वेस्ट एशिया पर भी। तो मेरे हिसाब से ये सिक्योरिटी थिएटर्स इस तरह के एक्शंस की वजह से इंटरलिंक होते हैं। और हालांकि कोई भी साइड पूरी तरह से एस्केलेशन नहीं चाहता, लेकिन मेरे ख्याल से स्टेप बाय स्टेप एस्केलेशन है वो होगा। अमेरिका ने कहा है कि अगर नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की तैनाती की खबर सही है तो हम यूक्रेन पर अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की कोई लिमिट नहीं लगाएंगे। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? तो जैसे कि लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अगर ये जो इंटेलिजेंस है ये सही साबित होती है, उसके बाद आपने पेंटागन को भी किया। देखिए ऐसा है कि यूएस ने अभी तक कॉशन दिखाया है कि रशिया का क्या प्लान है प्योंगयांग के बारे में, और इसको लेकर एक ग्रेव सिक्योरिटी थ्रेट इस तरह की संज्ञा दी है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जो ये स्टेटमेंट है उसको डिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है कि लिफ्टिंग ऑफ रेड लाइंस ऑन द यूज ऑफ वेस्टर्न वेपन्स इनसाइड यूक्रेन, ये रेड लाइंस, और ये रेड लाइंस क्या है? आपको पता है कि ये रेड लाइंस ये है कि वेपन्स तो उन्होंने दिए हैं, चाहे वो हाइमार्स हो या ये सब मिसाइल्स हो, लेकिन उनके ऊपर और या अटैकम्स हो जैसे क्लस्टर म्यूनिशन अटैकम्स वगैरह के बारे में रेड लाइंस ये हैं कि डीप स्ट्राइक्स की इजाजत नहीं दी है अभी तक इनसाइड रशियन टेरिटरी, और यूक्रेन यही कहता रहा है कि आप हमको डीप स्ट्राइक की इजाजत दीजिए। मेरे अनुसार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने हालांकि ये कहा है, लेकिन हमें ये भी पता है कि इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर इन द यूएस, तो इलेक्शंस के पहले पहले मुझे नहीं लगता इस तरह की रेड लाइंस को लिफ्ट किया जाएगा। अगर लिफ्ट किया भी जाना होगा तो ये बात अब इलेक्शंस के बाद होगी, मुझे इस बात का ये अनुमान है, क्योंकि इलेक्शंस तक मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो कोई डिस्टेबलाइजिंग चीज हम दुनिया में देखेंगे, स्पेशली जबकि द इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर और बस एक ही हफ्ते की बात रह गई है। रूस यूक्रेन युद्ध का चैप्टर यहीं पर रोकते हैं। अब चलते हैं अमेरिका, जहां से राष्ट्रपति चुनाव का ताजा हाल बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा। अमेरिका में चुनाव अब से कुछ 7 दिन बाद है। अगले ट्यूसडे को अमेरिका वोट करने वाला है और हमें पता चल जाएगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनने वाला है। और इसलिए आज कमला हैरिस चुनाव से एक हफ्ते पहले वॉशिंगटन डीसी के दी एलिप्स में एक रैली कर रही है। इस रैली का नाम दिया गया है क्लोजिंग आर्गुमेंट, जिसमें वो एक केस बनाएगी, एक प्लेटफॉर्म देगी और समझाएगी लोगों को कि क्यों कमला हैरिस एक बेटर कैंडिडेट है व्हेन इट कम्स टू द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024। 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी सेम चीज कही थी और प्यूर्टो रिकन्स के बारे में जो कमेंट्स उनके एक कॉमेडियन ने उस स्टेज पे दिए थे, उन कमेंट्स को लेके अभी भी बैकक्लैश चल रहा है। रिपब्लिकन्स ने खुद ने आके सामने से ये कहा है कि वो ऐसे कमेंट्स का समर्थन नहीं करते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पास ये अपॉर्चुनिटी थी। एबीसी के साथ एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप को जब ये पूछा गया तो उन्होंने पहले बात तो ये कह दिया कि उन्होंने वो कोई कमेंट सुने ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि वो रैली में वो वहां न्यूयॉर्क में मौजूद जरूर थे, लेकिन ऐसा कोई कमेंट उन्होंने नहीं सुना और उन्होंने इसे डिनाउंस नहीं किया, यानी उसकी निंदा नहीं की। तो एक और अपॉर्चुनिटी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से जाती हुई चुनाव के आखिरी दिनों में, जब वो एक एज अ यूनाइटर इन चीफ की जगह एक डिवाइडर इन चीफ बन के दिख रहे हैं। साथ ही साथ 49 मिलियन अमेरिकन ने वोट कर दिया है। 49 मिलियन अमेरिकन ने अर्ली वोटिंग और बैलेट वोटिंग का सहारा लेते हुए वोट कर दिया है। अमेरिका में करीब 244 मिलियन वोटर्स होंगे इस साल और उसमें से एक गुड चंक, एक अच्छे प्रतिशत ने जो है वोट कर दिया है। आज वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस होंगी वॉशिंगटन डीसी में। कल रात को प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक दिवाली पार्टी होस्ट की थी भारतीयों के लिए, भारतीय अमेरिकन के लिए, और उसमें प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी ये कहा कि अमेरिका के पास एक क्लियर चॉइस है और वो चाहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस अमेरिका की अगली राष्ट्रपति बने और ये जो दिवाली का ट्रेडिशन है अमेरिका में वो कंटिन्यू होता रहिए। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी इजराइल से है। 28 अक्टूबर को इजराइल की संसद क्नेसेट ने 2 बिलों को मंजूरी दी है। इनके केंद्र में यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA। इसके तहत UNRWA इजराइल और उसके नियंत्रण वाली जमीन पर काम नहीं कर पाएगी। दूसरे बिल में इजराइल ने UNRWA को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इजराइल UNRWA पर पहले भी संगीन आरोप लगाता रहा है। जनवरी 2024 में उसने दावा किया था कि एजेंसी के कुछ कर्मचारी 7 अक्टूबर के आतंकी हमले में शामिल थे। इसी आधार पर कई पश्चिमी देशों ने फंडिंग रोक दी थी, हालांकि बाद में पैसा रिलीज किया जाने लगा।
UNRWA की कहानी क्या है? इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, पहले अरब इजराइल युद्ध के बाद। ये एजेंसी गाजा पट्टी के अलावा वेस्ट बैंक, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन में भी काम करती है। लगभग 53 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी UNRWA के साथ रजिस्टर्ड हैं। एजेंसी काम क्या करती है? विस्थापितों को शरण और बुनियादी चीज़ों की मदद देती है, अस्पताल और स्कूल चलाती है, बच्चों को किताबें मुहैया कराती है। अक्टूबर 2023 से पहले गाजा की लगभग 80% आबादी बाहरी मदद पर निर्भर थी। मदद पहुंचाने वाली सबसे बड़ी एजेंसी UNRWA ही थी। अब ये जान लेते हैं कि दोनों कानूनों का असर क्या होगा। गाजा पट्टी का बड़ा हिस्सा इजराइल के कब्जे में है। इसके अलावा वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर भी इजराइल का कंट्रोल है। कानून लागू होने के बाद UNRWA वहां काम नहीं कर पाएगी। इसके चलते लाखों जरूरतमंदों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। अगले 90 दिनों के अंदर दोनों कानून लागू हो जाएंगे। उससे पहले इनकी आलोचना शुरू हो गई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम इससे चिंतित हैं। हमने इजराइल को अपनी चिंता बता दी है। सुनिए। They really play an irreplaceable role right now in Gaza, where they are on the front lines getting humanitarian assistance to the people they need it. There's nobody that can replace them right now in the middle of the crisis. So we continue to urge the government of Israel to pause the implementation of this legislation. We urge them not to pass it at all. And we will consider next steps based on what happens in the days ahead. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी स्टेटमेंट में कहा गया, इजराइल के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल UNRWA के कर्मचारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। UNRWA के चीफ ने एक्स पर लिखा, ये कदम एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। इससे फिलिस्तीनी लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। ये सामूहिक दंड से कम नहीं है। अब दूसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं। खबर लेबनान से है। चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने अपना नया मुखिया चुन लिया है। शेख नईम कासिम को नया सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। ये कुर्सी 27 सितंबर से खाली थी। उस रोज़ इजराइल ने हसन नसरल्लाह की हत्या कर दी थी। नसरल्लाह 1992 से हिजबुल्लाह का चीफ था। उसकी मौत के बाद 2 नामों पर चर्चा हुई। पहला नाम हाशिम सफीदिन का था। 4 अक्टूबर को इजराइल ने उसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद हिजबुल्लाह के पास एक ही विकल्प बचा था। आखिरकार 29 अक्टूबर को उसने शेख नईम कासिम को अपना मुखिया चुन लिया। कासिम की कहानी क्या है? जन्म साउथ लेबनान में हुआ था। साउथ लेबनान आज के समय में हिजबुल्लाह का गढ़ है। 1982 में हिजबुल्लाह की बुनियाद रखी गई। शुरुआती दौर से ही नईम कासिम ने हिजबुल्लाह में अहम पदों पर काम किया। संगठन को वैचारिक और राजनीतिक आकार देने में भी उसका हाथ रहा है। कासिम को 1991 में हिजबुल्लाह का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। उस वक्त हिजबुल्लाह का चीफ अब्बास अल मुसावी था। 1992 में इजराइल के हवाई हमले में मुसावी मारा गया। फिर कुर्सी हसन नसरल्लाह को मिली। तब से हसन नसरल्लाह और नईम कासिम दुनिया के सामने हिजबुल्लाह के चेहरे रहे। कासिम को हिजबुल्लाह का नंबर 2 कहा जाता था। कासिम ने धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर कई किताबें भी लिखी हैं। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी जॉर्जिया से है। जॉर्जिया में एक दिलचस्प नज़ारा दिख रहा है। वहाँ के राष्ट्रपति सलोम जुराबिशविली लोगों को प्रोटेस्ट के लिए उकसा रही हैं। वो खुद भी प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही हैं। किसके खिलाफ? सत्ताधारी जॉर्जियन ड्रीम GD के खिलाफ। राष्ट्रपति सलोम का आरोप है कि GD ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर धांधली की है। जॉर्जिया में 26 अक्टूबर को संसदीय चुनाव कराए गए थे। इसमें GD को सबसे ज्यादा 89 सीटें मिली थी। यह बहुमत के आंकड़े से 13 ज्यादा था। यानी GD को सरकार बनाने में कोई मुश्किल नहीं आने वाली थी। लेकिन राष्ट्रपति ने नतीजा मानने से इनकार कर दिया। बोली, ये पूरी तरह से फर्जी चुनाव था, मैं इसे नहीं मानूंगी। ტოტალური წართმევა თქვენი ხმების, ჩვენ ვიყავით მოწმე და სხვერპლი რეალურად რუსული სპეცოპერაციის, შეიძლება ითქვას, იბრიდული ომის ერთ-ერთი ახალი ფორმის, რომელიც განხორციელდა ჩვენ ხალხზე, თქვა რომ არ ვაღიარებ ამ არჩევნებს, ამ არჩევნების აღიარება არ შეიძლება, იმიტომ ეს არის იგივე რაც აღიარება რუსეთის აქ შემოსვლის, რუსეთის მიმართ საქართველოს დაქვემდებარების। მე ამის सत्ताधारी पार्टी और प्रधानमंत्री ने धांधली के आरोपों का खंडन किया है। कहा है कि प्रोटेस्ट के बावजूद सरकार चलती रहेगी। इस बीच अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और नेटो ने चुनाव की जांच कराने की मांग की है। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।